हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सदिश रूप में कूलॉम का नियम। दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल को हम कूलॉम के बल से ज्ञात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जो बल है एक सदिश राशि है, तो कूलॉम के नियम के जो कारण जो विद्युत बल उत्पन्न हुआ है उसको हम सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमने इसके लिए एक त्रिविमीय निर्देश तंत्र दिखाया गया है, जिसमें XY Z तीन अक्ष और O मूल बिंदु है। बिंदु A तथा B पर समान प्रकृति के दो आवेश Q1 व Q2 रखे हैं, जिनके स्थिति सदिश दिखाए गए हैं। A का स्थिति सदिश O से R1 है तथा बिंदु B का स्थिति सदिश R2 है। तो देखिए किस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं सदिश यानी कि बिंदु O का स्थिति सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश बिंदु A का स्थिति सदिश OA बराबर R1। इसी प्रकार से बिंदु B का स्थिति सदिश जो होगा OB बराबर होगा R2 सदिश। तो यहाँ दोनों ही दिखाए हैं। अब Q1 से Q2 की ओर स्थिति सदिश जो होगा वो R12 होगा और Q2 से Q1 की ओर स्थिति सदिश होगा वो R21 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं Q1 से Q2 की ओर या A से B की ओर स्थिति सदिश, जिसको हम दिखा रहे हैं यहाँ R12 से। इसको कैसे निकाला जाएगा? तो त्रिभुज OAB में सदिशों के त्रिभुज नियम का उपयोग करेंगे यहाँ पर हम, जिसके अनुसार समान दिशा में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा विपरीत दिशा में तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि OA और AB इनका जो योग होगा वो तीसरी भुजा OB के बराबर होगा, यानी कि R1 और R12 इक्वल टू हो गया R2, यानी कि R12 सदिश बराबर हो गया R2 माइनस R1। तो ये इस प्रकार से स्थिति सदिश जो कि Q1 से Q2 की ओर है उसकी वैल्यू जो आई है वो R2 माइनस R1 है। इसी प्रकार से Q2 से Q1 की ओर या B से A की ओर स्थिति सदिश जो होगा वो देखेंगे यहाँ, तो वो होगा R21। तो इसको किस तरह से वैल्यू निकालेंगे इसको भी त्रिभुज OAB में वही त्रिभुज नियम से यहाँ इन दोनों भुजाओं का योग इस भुजा के योग के बराबर होगा, यानी कि OB प्लस BA इक्वल टू OA, यानी कि R2 प्लस R21 बराबर OA, यानी कि R1। R21 बराबर हो गया R1 माइनस सदिश R2। तो इस प्रकार से Q1 से Q2 की ओर सदिश R12 है और Q2 से Q1 की ओर सदिश R21 है। दोनों की वैल्यू निकाल ली। दोनों का परिमाण कितना होगा? तो R12 सदिश और R21 सदिश का परिमाण जो होगा R12
तथा R21 होगा। ये दोनों सदिशों के परिमाण हो गए। अब एकांक सदिश की बात करते हैं। एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर कैसे ज्ञात किया जाता है? 11वीं क्लास में आपने पढ़ा है। सदिश बटे सदिश का परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ देखिए आप सदिश R12 के यानी कि सदिश R12 का एकांक सदिश जो होगा सदिश R12 अपॉन सदिश R12 का परिमाण यानी कि R12 सदिश बटे R12। इसी प्रकार से R21 के इक्वल टू R21 सदिश अपॉन सदिश R21 इक्वल टू यहाँ जाएगा R21 सदिश अपॉन R21। तो ये हमने दोनों सदिशों के एकांक सदिश ज्ञात कर लिए। चूँकि दोनों आवेश समान परिमाण समान प्रकृति के हैं, दोनों के परिमाण Q1 Q2 अलग अलग हैं, दोनों एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F21 होगा जिसकी दिशा इधर दिखाई गई है। Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 होगा जिसकी दिशा उस तरफ दिखाई गई है। इन दोनों का मान किस तरह से अपन निकालेंगे यहाँ पर वो देखें अपन। तो देखें आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, तो कितना बल लगाया जा रहा है Q2 पे F21 बोला जाएगा। इसको F21 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। Q1 से Q2 को स्थिर सदिश R12 है, R12 के परिमाण का स्क्वायर और R12 सदिश का एकांक सदिश किया जाएगा। इसी प्रकार आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल वो क्या होगा? तो Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F12 बताया रहे हैं। F12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन Q2 से Q1 की ओर सदिश R21 है तो R21 के परिमाण का स्क्वायर R21 का एकांक सदिश। तो ये दोनों आवेशों पर लगने वाले बल निकाले हमने। अब आप यहाँ देख लें R12 और R21 दोनों के परिमाण बराबर हैं, यानी कि इनको R के बराबर मान लिया जाए तो उपरोक्त समीकरण को हम लिख सकते हैं F21 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R12 केप। इसी प्रकार से F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² R21 केप। ये जो दोनों समीकरण हैं ये कूलाम के नियम को सदिश रूप में व्यक्त करते हैं, यानी कूलाम के नियम के कारण लगने वाले विद्युत बल को सदिश रूप में व्यक्त कर रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर कि R12 और R21 दोनों एकांक सदिश हैं, परिमाण समान है, दिशा विपरीत है। इस आधार पर हम देख सकते हैं F21 बल और F12 बल दोनों परिमाण में बराबर होंगे परंतु दिशा विपरीत होगी। तो ये जो है न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन हो रहा है यहाँ पर। तो
ये हमने देखा है सदिश रूप में किस प्रकार से कूलाम के नियम का व्यंजक अपन प्राप्त कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे बहुल आवेशों के कारण बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अत्यारोपण का सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से निकालते हैं, और जो विद्युत बल है एक सदिश राशि है, तो हम इसको सदिश रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और जब बहुत सारे आवेश उपस्थित हों तो वह किस प्रकार से किसी आवेश पर बल लगाएंगे और उसको किस तरह से हम निकालेंगे, तो यहाँ हम अध्यारोपण का सिद्धांत देख रहे हैं। तो इसके अनुसार जब कई आवेश किसी एक विशेष आवेश पर विद्युत बल लगाते हैं तो उस विशेष आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों के द्वारा उस आवेश पर अलग अलग लगाए गए विद्युत बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। अर्थात यदि जैसा कि चित्र दिखा रखा है, इसमें आवेशों का समूह दिखा रखा है, Q1 Q2 Qn, n आवेशों का समूह है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि n आवेशों का समूह और सभी आवेश एक दूसरे पर विद्युत बल लगाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इस आवेश Q1 एक विशेष आवेश मान रहे हैं इसको हम, और इन सभी आवेशों के कारण इस पर क्या लगाया जा रहा है, विद्युत बल लगाया जा रहा है। तो इस Q1 पर जो लगने वाला बल होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं ये। तो देखिए Q1 आवेश पर Q2 Q3 Qn आवेश द्वारा लगाए गए बल क्रमशः F1 F12 F13 और Fn है। यानी कि Q2 आवेश जो है Q1 पर जो बल लगा रहा है वो F12 है। इसी प्रकार से Q3 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, बल लगा रहा है, वो Q13 F13 है। इसी प्रकार से ऐसे आगे भी और आवेश हैं। Qn nवें आवेश के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F1n है। तो Q1 पर कुल कितना बल लगेगा, इन सभी बलों का सदिश योग हमको करना होगा। अर्थात Q1 पर लगने वाला परिणामी बल जो होगा वो होगा F12 सदिश रूप में प्लस F13 प्लस ऐसे सभी आवेश का लगने वाले बल आ जाएंगे, लास्ट में F1n का ऐड होगा इसमें। तो अब ये जो बल हैं, जितने भी बल हैं, इन सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों को निकाल कर इस तरह से हमको सदिश योग करना होगा। तो माना है कि Q2 और Q1, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Q2 से Q1 की ओर जो एकांक सदिश है वो R21 कैप से दिखाया है। Q3 से Q1 की ओर जो एकांक सदिश है वो R31 कैप से दिखाया है। इसी प्रकार से अन्य आवेश के लिए हो जाएगा, nवें आवेश के लिए हो जाएगा Rn1 कैप। तो ये एकांक सदिश हैं। ये क्यों निकाले हमने, तो हमको बल निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बल निकाल रहे हैं आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, यानी कि F12। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम से। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 कैप, ये पहले आवेश दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल है। इसी प्रकार से Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F13 होगा, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 कैप। और इसी प्रकार लास्ट nवें आवेश के कारण लगने वाला बल होगा Fn1, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप। अब हमें क्या करना है कि ये सभी जो हैं इन सभी को इक्वेशन नंबर 1 में रखकर सदिश योग करना है। तो किस प्रकार से हम करेंगे इसको देखिए आप, कि ये मान जो हैं सारे मान हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर आप देखेंगे कि इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, F परिणामी बल निकाल रहे हैं हम जो Q1 पर लग रहा है, F12 प्लस F13 और ये आ जाएगा लास्ट F1n के कारण लगने वाला बल। F12 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो ये यहाँ से देख के लिखेंगे अपन 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 के। इसी प्रकार से 1/4πε0 Q1 Q3
अपॉन R31 का स्क्वायर R31 केप, और लास्ट जो आएगा वो आएगा 1/4πε0 Q1 Qn अपॉन Rn1 का स्क्वायर Rn1 केप। तो हमने यहाँ पर ये सभी वैल्यूज यहाँ रख दी। अब आप इसमें से देखिए, सब में 1/4πε0 कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि 1/4πε0 को बाहर ले लिया तो यहाँ है Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 केप, Q1 Q3 अपॉन R31 का स्क्वायर R31 केप, और अंत में आ जाएगा Q1 Qn Rn1 का स्क्वायर Rn1 केप। तो ये जो बल निकाला है ये Q2 Q3 Qn आवेशों के कारण Q1 पर लगने वाला परिणामी बल है। इसी प्रकार से हम Q2 पर लगने वाले बल को भी, अन्य आवेशों के कारण लगने वाले बल को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आवेशों के समूह के कारण किसी एक विशेष आवेश पर लगने वाला बल जो है हम अध्यारोपण के सिद्धांत से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे स्थायी व अस्थायी संतुलन से संबंधित प्रश्न हल करने की विधि। हमने इससे पहले कूलाम का नियम पढ़ा है और उसका सदिश रूप भी पढ़ा है हमने। आज हम ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से स्थायी और अस्थायी संतुलन से संबंधित प्रश्न हल किए जाते हैं। तो जैसा कि चित्र में दिखाया है, Q1 Q2 दो आवेश हैं और एक तीसरा आवेश यदि रखा जाता है और ये सभी संतुलन में रहें तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक आवेश पर लगने वाला जो बल है वो क्या होना चाहिए, नेट बल 0 होना चाहिए, अर्थात F नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहली स्थिति अपन देखते हैं, स्थिति फर्स्ट। उसमें ये बताया है कि जब दो आवेश Q1 Q2 ले रहे हैं अपन और दोनों आवेश Q1 Q2 दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के यानी कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव हैं, और तीसरा आवेश जो Q3 है वो असमान प्रकृति का है। तो यदि इनके बीच में रखा जाए और ये सभी संतुलन में रहें तो इसके लिए आवश्यक है कि इस तीसरे आवेश को इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं रखना होगा। तो जैसे यहाँ पर अपन ने जो आवेश रखा है Q3, इसकी यहाँ से जो दूरी अपन x1 ले रहे हैं तो यहाँ से जो दूरी होगी ये x2 रहेगी। तो संतुलन के लिए, प्रत्येक आवेश के संतुलन के लिए आवश्यक है उस पर अन्य आवेश के द्वारा लगाया जाने वाला बल 0 होना चाहिए। तो जैसे Q1 आवेश के संतुलन के लिए, आवेश के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए वो देखें अपन। तो Q1 आवेश के संतुलन के लिए Q3 और Q2 के द्वारा लगाया गया बल जो होगा वो इक्वल होना चाहिए, यानी कि इनका परिमाण समान होना चाहिए, यानी कि 1/4π, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, यानी कि जो 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन x1 स्क्वायर बराबर होगा दूसरे आवेश के कारण लगाए जाने वाला बल पहले पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर Q1 आवेश संतुलन है तो इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बल का परिमाण बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार से Q3 आवेश के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए वो अपन देखते हैं। तो संतुलन के लिए Q1 के कारण Q3 पर लगने वाला बल और Q2 के कारण Q3 पर लगने वाले बल का परिमाण आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन
x1 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन x2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से Q2 के लिए भी निकाला जा सकता है। तो ये पहली स्थिति है जब दोनों आवेश समान प्रकृति के हो, तीसरा आवेश असमान प्रकृति का हो, तो वो संतुलन के लिए उसको हम इनके दोनों के मध्य में रखा जाएगा और इस प्रकार से संतुलन की स्थिति को निकाला जाएगा। दूसरी स्थिति जब देखते हैं हम कि दूसरी स्थिति में क्या होगा कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हों, स्थिति दूसरी ले रहे हैं, जब Q1 व Q2 विपरीत प्रकृति के हों तो तीसरा आवेश Q3 जो होगा वो कहाँ रखेंगे? तीसरा आवेश Q3 को Q1 के पहले Q3 को Q1 से पहले संतुलन के लिए हो, तो संतुलन के लिए तीसरे आवेश Q3 को Q1 से पहले या Q2 के बाद में रखते हैं। कैसे देखते हैं? तो यहाँ देखें आप, ये आवेश है Q1 जिसको अपन प्लस ले रहे हैं, ये आवेश है Q2 जिसको अपन माइनस ले रहे हैं, और इनके तीसरा आवेश एक और लिया अपन ने Q3 जो यहाँ रखा हुआ है। तो संतुलन के लिए इसको Q2 के इस तरफ रखा गया। तो Q1 और Q3 के संतुलन के लिए हम क्या देखेंगे? तो Q1 के संतुलन के लिए क्या होगा कि Q2 और अगर ये दूरी x1 लें अपन और ये दूरी x2 लें, तो आप देखेंगे Q1 के संतुलन के लिए कि Q2 के कारण लगने वाला बल और Q3 के कारण लगने वाला बल परिमाण में समान होना चाहिए, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन x1 का स्क्वायर। तो ये Q1 के लिए संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है। इसी प्रकार से Q3 के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए वो देखें, यानी कि Q1 पर जो बल लग रहा है Q3 के संतुलन के लिए, तो Q1 के कारण जो बल लग रहा है और Q2 के कारण बल लग रहा है, उनके परिमाण समान होने चाहिए, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q1 के कारण लगने वाला Q3 पर बल Q1 Q3 अपॉन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इसके संतुलन के लिए देखेंगे तो Q1 कितना बल लगा रहा है इस पे, उसका परिमाण किसके बराबर होगा? Q2 के कारण इस पर लगाए गए बल के। तो यानी कि यहाँ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन x2 का स्क्वायर। तो जब अपन ने ये आवेश Q3 जो है ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसको इस तरह से रखा है। यदि Q3 आवेश को Q1 से पहले रखा जाए तो क्या होगा? तो देखिए उसकी स्थिति में देखते हैं अपन कि ये देखिए आप, ये आवेश Q1 है प्लस आवेश, ये आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी x1 है, और आवेश Q3 यहाँ रखा हुआ है, ये आवेश Q3 है जो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इसके बीच की डिस्टेंस अपन x1 ले रहे हैं। तो यहाँ पर आवेश Q1 के संतुलन के लिए क्या होगा
या आवेश Q3 और Q2 के संतुलन के लिए क्या होगा, तो आवेश Q3 के संतुलन के लिए, तो आवेश Q3 के संतुलन के लिए आवेश Q1 के कारण और आवेश Q2 के कारण लगाए गए बल जो होंगे वो परिमाण में समान होने चाहिए, यानी कि Q1 के कारण लगने वाला बल कितना होगा, Q3 पर 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन x1 का स्क्वायर, x2 ले लें इसको, तो x2 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से Q3 पर Q2 के कारण लगने वाला बल होगा 1/4πε0 Q3 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो ये आवेश Q3 के संतुलन के लिए आवश्यक शर्त है। और इसी प्रकार से आवेश Q2 के संतुलन के लिए, आवेश Q2 के संतुलन के लिए क्या आवश्यक होगा, वो देखेंगे हम यहाँ, यानी कि Q2 पर आवेश Q3 और Q1 के कारण लगने वाले बलों के परिमाण समान होने चाहिए। तो Q3 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो 1/4πε0 Q1 Q2 और x1 का स्क्वायर। तो ये इस अवस्था संतुलन से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ विधियां बताई गई है। यहाँ पर हम इससे संबंधित प्रश्न हल करते हैं, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दो आवेशों के बीच में अगर कोई तीसरा आवेश रखा जाए तो वो किस प्रकार से संतुलन अवस्था में रहेंगे। यहाँ इसका एक न्यूमेरिकल्स दिखाया गया है। देखिए, इसमें दो आवेश दिखाए हैं, 9e और e, दोनों एक दूसरे से a दूरी पर स्थित हैं, और एक तीसरा आवेश q इनके मध्य में, इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में कहीं रखना है, जो ताकि ये आवेश संतुलन अवस्था में रहे, ये निकाय संतुलन अवस्था में रहे। तो माना तीसरा आवेश q है, जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों आवेशों के मध्य 9e आवेश से x दूरी पर है। तो ये जो आवेश q है, तीसरा आवेश, इसको प्लस 9e से x दूरी पर रखा हुआ है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दूरी रहेगी वो a माइनस x रह जाएगी। पहले आवेश के कारण लगने वाला बल F1 है और e आवेश के कारण q पर लगने वाला बल F2 है। तो आवेश q आवेश के संतुलन के लिए आवश्यक है कि इस पर दोनों आवेशों के कारण लगने वाला बलों का सदिश योग 0 हो, यानी कि F1 प्लस F2 बराबर 0। तो यहाँ देख रहे हैं हम F1 बराबर माइनस F2। तो देखिए आप, यहाँ पर दोनों के परिमाण समान होना चाहिए। F1 बल जो है वो 9 यानी कि 9e आवेश के कारण लग रहा है, जिसको हम कूलाम के नियम से निकालेंगे। 1/4πε0 9e अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल है। इसी प्रकार से F2 e और q के बीच में लगने वाला बल है, जिसको कूलाम से नियम से निकालेंगे। 1/4πε0 eq अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए 1/4πε0 दोनों साइड है, e भी दोनों साइड है, q दोनों साइड हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9e अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहेगा। दोनों वर्गमूल लेते हैं, अगर अपन स्क्वायर रूट लेते हैं तो 3/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमने निकाला ये इस प्रकार से x इक्वल टू 3/4a, यानी कि इस आवेश के संतुलन के लिए इसे 9e आवेश से 3/4a डिस्टेंस पर रखा जाएगा। तो ये इसके संतुलन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन और हम देखते हैं, उसको भी इसी प्रकार से
एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसी प्रकार का। दो आवेश हैं 9En 4e, दोनों एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक तीसरा आवेश Q इनके मध्य रखना है ताकि वो आवेश संतुलन की अवस्था में रहे। तो तीसरा आवेश Q है जिसको दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर रखा गया है। 9e आवेश से इसकी डिस्टेंस x से है, शेष दूरी जो r - x रह जाएगी। तो इस तीसरे आवेश Q के संतुलन के लिए आवश्यक है कि इस पर लगने वाले जो बल हैं दोनों के आवेशों के कारण, वो उनका सदिश योग 0 हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 9e आवेश के कारण लगने वाला बल F1 है और 4e आवेश के कारण लगने वाला बल F2 है, यानी कि F1 प्लस F2 जो होगा वो 0 होगा, यानी कि F1 माइनस F2। इन दोनों बलों का परिमाण समान होगा। दोनों बलों को अगर निकालते हैं तो 9e आवेश के कारण Q पर लगने वाला बल कूलॉम के बल नियमानुसार होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9e Q/x²। इसी प्रकार से Q4e आवेश के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल F2 जिसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4e Q/r - x²। देखिए दोनों साइड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट दोनों कैंसिल हो जाएंगे। E दोनों साइड है, Q दोनों साइड है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा 9e/x², इधर बचेगा 4r - x²। इसको सॉल्व करने के लिए दोनों ओर वर्गमूल लेते हैं अपन। तो वर्गमूल लेने पर देखिए क्या होता है। वर्गमूल लेने पर यहाँ बचेगा 3/x, इधर बचेगा 2/r - x। इसका सॉल्व करते हैं तो यहाँ जाएगा 3r - x, यहाँ जाएगा 2x, 3r - 3x = 2x, 3r = 2x प्लस 3x, 3r = 5x, x की वैल्यू आई 3/5r। यानी कि इस स्थिति में जो Q आवेश रखा है उसकी 9e आवेश से जो दूरी आएगी 3/5r आएगी, ताकि ये तीसरा आवेश संतुलन अवस्था में रहे। अब एक और क्वेश्चन इसी प्रकार से अपन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और हम इस प्रकार से यहाँ पर हल करते हैं। एक वर्ग है जिसकी भुजा A है और इसके चारों कोनों ABCD पर समान प्रकृति के और समान परिमाण के 4 आवेश रखे हुए हैं Q Q Q। ये चारों आवेश एक दूसरे के ऊपर बल लगाते हैं। अब हमें ये देखना है कि इसके वर्ग के केंद्र पर एक आवेश रखना है और उस आवेश का परिमाण और प्रकृति कितनी होगी ताकि ये निकाय संतुलन अवस्था में रहे। तो माना वर्ग के केंद्र पर रखा आवेश, माना वर्ग के केंद्र O पर रखा आवेश कैपिटल Q है जिसका मान और प्रकृति हमको निकालनी है। वर्ग की भुजा A है, सभी आवेश एक दूसरे पर बल F1 F2 F3 F4 लगाते हैं।
अब देखिए डी पर रखिए आवेश पर ए तथा सी पर रखिए आवेश के कारण बल F1 व F2 हो तो F1 बराबर होगा F2, यानी कि ये चारों वर्ग के कोने हैं, यहाँ पर चारों समान आवेश रखे हुए हैं और इस D पर जो आवेश है, इस आवेश पर A के कारण और C के कारण लगने वाला बल, यानी कि A के कारण लगने वाला F1 है, C के कारण इस पर लगने वाला बल F2 है। दोनों परिमाण में समान होंगे, जिसकी वैल्यू होगी 1/4πε0 Q²/A², यानी कि दोनों आवेश जो हैं बराबर होंगे। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि दोनों बल जो हैं एक दूसरे के लंबवत हैं, इसलिए इनका परिणामी F इक्वल टू आएगा √F1² + F2²। तो दोनों का मान यहाँ रखकर इसको हल करते हैं तो यह आएगा 1/4πε0 Q²A² प्लस 1/4πε0 Q²A²। देखिए दोनों सेम वैल्यू हैं, तो इसको अपन इस तरह से लिखा जा सकता है ट्वाइस इसको अपन लिख सकते हैं, यानी कि ट्वाइस ऑफ 1/4πε0 Q²A²², यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। रूट से बाहर लेते हैं तो 1/4πε0 Q²A²√2। तो ये जो बल है ये B से D की ओर लगेगा, यानी कि ये जो दोनों बल F1 और F2 है, इनका परिणामी बल F है, जो कि F से D की ओर लग रहा है। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस B पर रखे आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल कितना होगा। तो उसके लिए देखें हम यहाँ पर B पर स्थित आवेश के कारण B पर रखे आवेश पर बल। तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, तो ट्रायंगल अपन लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल BAD में, जो कि एक समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ हम देखेंगे BAD समकोण त्रिभुज, हमें ये डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ये डिस्टेंस A है, यानी कि लंब भी A है, आधार भी है, तो इसमें कर्ण निकालेंगे अपन। तो यानी कि कर्ण जिसको अपन बोल रहे हैं BD, कर्ण BD जो होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो अंडररूट, यानी कि AD का स्क्वायर प्लस अंडररूट AD का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करना है, A² प्लस A², यानी कि ये हो जाएगा 2A²A√2। यानी कि ये जो डिस्टेंस आ रही है यहाँ से B से D की, तो BD इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास आई है A√2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि B पर स्थित आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर बल कितना होगा, तो ये होगा F3 इक्वल टू 1/4πε0
एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बी डी का स्क्वायर यानी कि a√2 का स्क्वायर। तो यहाँ F3 इक्वल टू हो गया 1/4π क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये F3 वेट की है, इसकी दिशा भी D से D की ओर होगी। अब यहाँ एक अन्य आवेश वर्ग के केंद्र पर रखते हैं Q। तो वर्ग के केंद्र पर रखा आवेश Q है, तब D पर रखे आवेश पर बल कितना होगा। तो जब ये पूरी दूरी B से D तक a√2 है, इसको हाफ करेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी a/√2। यानी कि देखिए आप यहाँ से इसको किस तरह से लिखा जाएगा। तो जो OD डिस्टेंस अपन को निकालनी है, OD इक्वल टू होगा BD/2। BD का वैल्यू यहाँ पर अपन मेरे पास है a/√2, यानी कि इसको अपन लिख सकते हैं a√2 √2 कट गया। तो OD जो है वो आएगा a/√2। तो O पर रखिए Q आवेश के कारण D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल का परिमाण अगर अपन देखें तो उसको F4 मान रहे हैं। F4 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस कितनी OD का स्क्वायर यानी कि a/√2 का स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं तो F4 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 2 Q अपॉन a स्क्वायर। इसकी दिशा अभी तय होगी, इस तरफ लगेगा। अब इस आवेश तीसरे आवेश Q के यानी कि जो Q आवेश है इसके संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो आवेश Q के संतुलन के लिए क्या देखते हैं कि इस पर संतुलन के लिए सभी बलों का योग 0 होना चाहिए। संतुलन के लिए यानी कि F प्लस F3 प्लस F4 इन सभी बलों का सदिश योग 0 होना चाहिए। अब हमने इन सभी बलों की वैल्यू निकाल रखी है, इनको यहाँ अपन इस इक्वेशन में रखते हैं और हल करते हैं। देखिए किस प्रकार से वैल्यू आती है। तो F इक्वल टू कितना था, F इक्वल टू जो था यहाँ पर हमने देखा है, इसकी जो वैल्यू थी वो है 1/4πε0 Q स्क्वायर a²√2। ये F1 की वैल्यू हमने निकाली थी। F3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। इसी प्रकार से F4 की जो वैल्यू है 1/4πε0 2QQ अपॉन a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 1/4πε0 और Q अपॉन a स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है। तो 1/4πε0 Q अपॉन a स्क्वायर कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ बचेगा √2Q, यहाँ बचेगा Q अपॉन 2, ये निकल जाएगा बाहर। इसी प्रकार से यहाँ बचेगा
2q, यानी क्यूब चला गया तो 2/2q अपॉन, यानी 2q ही बचेगा, इज 0, यानी कि √2q प्लस q/2 प्लस 2q इक्वल टू 0। इन दोनों को करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं तो प्लस q/2 प्लस 2q इक्वल टू 0, यानी कि इसको हल करें अपन तो ये हो सकता है, यहाँ से q कॉमन ले सकते हैं अपन, तो q 2√2 प्लस 1/2 प्लस 2q इक्वल टू 0, तो 2q इक्वल टू माइनस 2√2 प्लस 1q/2, यानी कि q इक्वल टू होगा, q की वैल्यू जो हुई वो होगी 2√2 प्लस 1q/4। तो हमें इस वर्ग के केंद्र पर इस निकाय के संतुलन के लिए इतना आवेश रखना होगा जो कि नेगेटिव प्रकृति का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन और यहाँ हम देख रहे हैं, एक ठोस गोला है, उसको हम चाह रहे हैं 1 कूलम्ब धनावेशित करना है उसको, तो उससे कितने इलेक्ट्रॉन हमें निकालने पड़ेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसको किस तरह से देखना है, निष्कासित करना है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं तब वो धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ हमको इसको हल करने के लिए देखना होगा Q इक्वल टू Ne, फार्मूला होता है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और यहाँ जो है N हमको ज्ञात करना है, ये संख्या निकालनी है। इसके अलावा आवेश Q इक्वल टू है 1 कूलम्ब, तो ये फार्मूला है और ये वैल्यूज है। तो N इक्वल टू यहाँ होगा Q/E, यानी कि 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब इसको हल करते हैं हम तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18, यानी कि 1 कूलम्ब धनावेशित करने के लिए उस धातु के गोले से हमको इतने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है छोटा सा जो कि पूछा जाता है, जैसे एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में जो है परमाणु क्रमांक 7 है, उसकी द्रव्यमान संख्या 14 है, तो इसमें नाभिक का आवेश ज्ञात कीजिए। तो नाभिक का आवेश कैसे निकालेंगे वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, नाभिक में धनावेश होता है, यानी प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि Q इक्वल टू होता है Ne, और यहाँ N जो है वो 7 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या 7 है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इसका आवेश होगा। तो ये इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स इसके हल किए।